तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से जयसिंह पवार मौजूद हैं, जो JGHS CBSE स्कूल महू के प्रिंसिपल हैं। सर, लक्ष्य में आपका बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, लक्ष्य में जिस तरीके से हम बात करते हैं कि किस तरीके से छात्र जो है अपने भविष्य को लेकर फैसला ले सकते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। और आज ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ लक्ष्य में जुड़ने जा रहे हैं, जो कि JGHS CBSE स्कूल महू के प्रिंसिपल हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। सबसे पहले तो धन्यवाद मैडम जी। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप JGHS CBSE स्कूल महू के प्रिंसिपल है। सबसे पहले हमें आप अपने स्कूल के बारे में बताइए कि क्या आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे स्कूल को लेकर। सबसे पहले मैडम धन्यवाद बंसल चैनल को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। श्री जय गोविंद गोपीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यह विद्यालय करीब 60 वर्ष पुराना है और CBSE से मान्यता प्राप्त है। इसकी कुल लैंड है 12 एकड़ ज़मीन है। इसके अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या करीब 2100 प्लस में यहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस स्कूल का उद्देश्य कॉमन पर्सन बच्चों को, लाइक जैसे कि जो गरीब तबके से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे पालकों को, उनके बच्चों को शिक्षा देना है। मिनिमम फीस है, जिसमें सभी प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं, लाइक स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, चेस, ऐसे सभी खेल यहाँ उपलब्ध हैं। हरा भरा पूरा की पूरा कैंपस है, जीरो पोल्यूशन है। और इस कैंपस के मुकाबले महू में इतना बड़ा कोई भी कैंपस नहीं है। स्कूल का उद्देश्य जो है, कम से कम फीस पे शिक्षा उपलब्ध करवाना, और जो ट्रस्टीज़ हैं उनका उद्देश्य यही है कि यहाँ गरीब तबके के बच्चों को कम से कम फीस में सुविधा दे। मेरा जहाँ तक मानना है कि इस विद्यालय की जो फीस है, CBSE मान्यता प्राप्त होने के बावजूद इंदौर जिले की सबसे कम फीस वाला विद्यालय है। और जो हमारा उद्देश्य है, सही मायने में समाज सेवा करना है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, और उसके साथ साथ उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है। बच्चों के टोटल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहता है। और सुविधा के नाम पे यदि देखें तो मैं समझता हूँ शायद ही ऐसा कोई स्कूल होगा जो विद्यार्थियों को इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जैसे यदि हमारे स्कूल के विद्यार्थी बाहर यदि खेलने जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो उनका आने जाने का खर्चा भी विद्यालय उठाता है। इसी के साथ साथ में ड्रेस भी हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और कोई और सुविधा लगती है, वो तक जो है विद्यालय उपलब्ध करवाता है। अभी वर्तमान में इस सेशन से हमारे मैनेजमेंट ने ये तय करा है कि कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को NCERT की बुक फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसका प्लानिंग हम लोगों ने ये कर रखा है कि इन पुस्तकों को हम लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, और जब ये विद्यार्थी अपना एक सेशन पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये किताबें वापस लाइब्रेरी में जमा करवाएं, जिससे कि आने वाली कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं इन पुस्तकों का उपयोग कर सकें। इस सेशन में ये भी एक प्लानिंग है कि स्टेशनरी जो कॉपी हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही हम लोगों के यहाँ जो RT के बच्चे हैं वो तो फ्री पढ़ते ही हैं, फीस बहुत कम है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ करीब 10 लाख रुपए का जो बजट है वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो फीस नहीं भर सकते हैं या पूरी फीस नहीं भर सकते हैं।
इसमें से कुछ जी। एक को 100% फीस हम लोग वेव करते हैं और कुछ एक को आवश्यकता अनुसार हम लोग जो है फीस प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल, यानी कि सर कुल कम मिलाकर फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर छात्र, और सर्व सुविधा युक्त ये स्कूल जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे कि कई सालों पुराना ये स्कूल है, आप कितने सालों से विद्यार्थियों का इसी तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं? मैडम ये मेरा 6th ईयर रनिंग है। मेरा 2018 में मेरा ज्वाइनिंग था एंड बिफोर माय ज्वाइनिंग दैट स्कूल वाज इन द एमपी बोर्ड। 2018 के बाद हमने इस स्कूल को स्विच ओवर कैटेगरी के अंतर्गत सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल, और आपके स्कूल में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाता है? आज के दौर में अगर हम देखें तो ऑनलाइन मोड में क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस ली जाती हैं छात्रों की? देखिए, अभी जो फेस चेंज हुआ है, जो एनईपी आया है, एनईपी का जो मेन उद्देश्य है वो है एक्टिविटी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जो आपका प्रश्न है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने सीनियर सेकेंडरी में हमने 11-12 के क्लासेस के लिए ये ऑनलाइन क्लास हम लोग समय समय पर करते हैं। और वर्तमान में भी हमारे यहाँ जो स्पेशल कुछ क्लासेस हैं 11-12 क्लास के लिए, हम वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। सर स्कूल में हम देखते हैं कि गणित से बच्चे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट होता है। गणित स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो कितने छात्र आपके स्कूल में पढ़ते हैं गणित स्ट्रीम के? मैथमेटिक्स में अभी हम लोगों के यहाँ इस वर्ष जो रजिस्ट्रेशन है वो है 28 स्टूडेंट का। साइंस सिस्टम में हमारे 43 स्टूडेंट हैं। 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 12th क्लास के अंदर हमारे यहाँ 43 स्टूडेंट हैं, उनमें से 28 स्टूडेंट जो है हमारे मैथमेटिक्स के हैं, रेस्ट ऑफ द बायोलॉजी। बिल्कुल, और अगर बात करें हम जिस तरीके से जब सर हम देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम करीब होते हैं, तब छात्रों में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? क्या कोई स्पेशल सेशन लिए जाते हैं या फिर क्लासेस, काउंसलिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स की जाती है आपके स्कूल में? जी हाँ, ऐसे समय पर हम जो स्पेशलिस्ट हैं, काउंसलर को बुलाया जाता है। हमारे टीचर जो हैं वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना लें, आराम से लें। केवल यही एग्ज़ाम हमारी अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, इसको आराम से हम लोग जो है पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कहते हैं, टाइम टेबल सेट करने के लिए बोलते हैं। जिस किसी विषय में यदि उन्हें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, या मान लीजिए कोई सब्जेक्ट वो ऐसा उनमें फेयर क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम लोग एक टेक्निक बताते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं, प्लान बताते हैं कि आप इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें, जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से हम पढ़ाई के दौरान जब बच्चों की क्लासेस रहती है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आस्क टू देम कि देखिए, क्वेश्चन जो होंगे, ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी पढ़ाते समय, जैसे मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जब सम बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, तो उस समय में वहाँ पे बच्चों को बोला जाता है कि कुछ स्टेप के बाद में कुछ एडिशनल फार्मूले लगाए जाते हैं, वहाँ से कुछ स्टेप हमें चेंज करनी रहती है। तो ऐसे सम पे आप टिक मार्क करें, उसको नोट करें, और जब आप जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, ऐसे एग्ज़ाम के ऊपर आप लोग फोकस करें, ऐसे सम के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें जो ट्रिकी हैं, जहां हमें एडिशनल कुछ वर्क करना पड़ रहा है, जहां एडिशनल फार्मूले लगाने पड़ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एडिशनल कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ऐसे सम के ऊपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में भी हम लोगों की यही स्ट्रेटेजी होती है कि बच्चों को इस तरीके से समझाया जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न भी हम बताते हैं कि कॉमन क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए होते हैं, फिर एक के बाद एक जो लेवल बढ़ता है क्वेश्चन का, और जो 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में हम लोगों को स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं और उन्हें एग्ज़ाम के दौरान ये बोलते हैं कि आप पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, और इस दौरान जितना आपने सिलेबस कर रखा है उसी के ऊपर फोकस करें, नया कोई करने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़, किसी और के दोस्तों के कहने में आ करके कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है,
ये छोड़कर आप दूसरी ओर ना जाएं, तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि जो आपने साल भर तैयारी करी है उसी के ऊपर आप फोकस करें, वही पढ़ाई करें, वही आपको लाभदायक होगी। मैनेजमेंट रखें, टाइम टेबल आप बना के रखें, उसके अंदर ये प्लान करें कि विथ इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसके अनुसार आप पढ़ाई करें। इस दौरान, एग्जाम के दौरान आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, नींद पूरी लें, मोबाइल है, मीडिया है, इससे सोशल मीडिया है, इससे डिस्टेंस बना के रखें। इस तरीके से हम लोग बच्चों को ये जो है तैयारी करवाते हैं। सर, ये तो छात्रों की बात हो गई कि आप स्पेशल सेशंस लेते हैं, उनको गाइड करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी है, लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो पेरेंट्स का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है छात्रों के ऊपर, और इसके चलते हम देखते हैं कई बार स्ट्रेस होता है। लेकिन इसके लिए क्या स्कूल की ओर से कोई स्पेशल सेशन, क्या पेरेंट्स काउंसलिंग भी आपके स्कूल में की जाती है? जी हाँ, टाइम टू टाइम पेरेंट्स काउंसलिंग भी की जाती है, बच्चों के लिए भी काउंसलिंग की जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि इस दरमियान आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि अब अनावश्यक रूप से बच्चों पर दबाव ना डालें, इन्हें फ्री छोड़ें, जो पढ़ाई कर रहे हैं ये बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई करें, और जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक तो उसका हल नहीं होगा। फ्री रहने से मतलब यह है कि जितना इन्होंने किया है, जितना इनके अनुसार ये कर सकते हैं, जितनी इनकी क्षमता है, उसके अनुसार इनको जो है पढ़ाई करने दें। और सर, हम देखते हैं कि कई छात्र ऐसे रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि कहा तो जाता है कि अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, टाइम मैनेज करके चलना है, लेकिन कुछ छात्र टाइम मैनेज करके नहीं चल पाते। ऐसे में समय प्रबंधन को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये छात्रों के जीवन में? टाइम मैनेजमेंट हमें 50% सक्सेस दिलाता है, और आराम से ही इसको प्लानिंग करके चलना रहता है। सेशन शुरू होते से ही केवल बोर्ड क्लासेस नहीं, हम तो अदर क्लासेस में भी बच्चों को ये बात बताते हैं कि आपका एक टाइम टेबल बने, उस टाइम टेबल के अनुसार आपको वर्क करना है, और केवल टाइम टेबल ही नहीं बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। शुरुआत से ही आप लोग इस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करके चलेंगे कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितना सिलेबस इसके अंदर हमें पूरा करना है। यदि शुरू से ही विद्यार्थी अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलेगा तो आखिरी में आके उसके स्ट्रेस भी नहीं होगा, और बहुत आराम से, फ्री माइंड से वो एग्ज़ाम अपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है, अच्छे मार्क्स जो ले सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी इसकी महत्वता बताना कि हमें, यदि हम टाइम पंक्चुअलिटी रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि हमें कितने से कितने समय में पढ़ाई करनी है, कितना समय हमें खेलना है, और कितना समय हमें रेस्ट लेना है, और इस तरीके से हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, आज के दौर की अगर हम बात करें, तकनीकी शिक्षा जो कि बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए और आप इसको कैसे देखते हैं? वर्तमान समय की अगर हम बात की जाए तो इसकी उपयोगिता आखिरकार कितनी ज़्यादा है? छात्रों को इसको समझना भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? वर्तमान परिवेश में जो टेक्नोलॉजी, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। हर कदम कदम पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, हर समय कोई ना कोई नई चीज़ें आ रही हैं। हम यदि देखें तो कंप्यूटर का रूप बदलते बदलते कहाँ से कहाँ आप पहुँचा है, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एआई का रूप हो गया है, अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई हैं। तो इसकी महत्वता तो इतनी है कि इसके बगैर तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है कोडिंग क्लासेस प्राइमरी से है, और जो हमारा जो रोबोटिक क्लासेस है हम बहुत जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने 6 ऑनवर्ड एआई भी लगा रखा है, कंप्यूटर भी उसके साथ में, हालांकि दे आर कोरिलेट टू ईच अदर। तो यहीं से हम लोग बच्चों को, पेरेंट्स को ये इसकी महत्वता बताते हैं। जब कभी भी काउंसलिंग होती है, जब पीटीएम होता है, उसके दौरान भी हम लोग इन चीज़ों को बताते हैं। तो टेक्नोलॉजी का तो इस युग में कोई हम नकार ही नहीं सकते। यदि मैं बताऊं आज टेक्नोलॉजी का, कि यदि साल भर के बच्चे से लेके यदि 60 ईयर 80 ईयर की एज तक का व्यक्ति आज ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जहां पहले इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो लोग हिचकते थे, मना करते थे, लेकिन आज वो इसका उपयोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। यदि
हमें ये देखना, मैं इंदौर की बात करूं, आने वाले समय में जब मेट्रो चलेगी और यहां हम पहुंचेंगे तो उसको डायरेक्ट ऑपरेट करते आना चाहिए। यदि हम उसको ऑपरेट नहीं करना जानते हैं, जब तक हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आरंभ से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके इंपॉर्टेंस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगी। टेक्नोलॉजी के बगैर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। और सर, बात अगर टेक्नोलॉजी की होती है तो बात यहाँ पर आईआईटी जेईई की भी होती है। कई छात्र इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जो छात्र इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? और जेईई की अगर बात की जाए तो पात्रता मानदंड आखिरकार इसके क्या है, कैसे छात्र प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, आईआईटी जेईई की जो बात आती है, ये भारतवर्ष की प्रमुख परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। जेईई की एंट्रेंस के लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो 12th अपियर होना चाहिए या डिप्लोमा हो। इसके साथ साथ में हमें जेईई की तैयारी के लिए बहुत पहले से ही इसकी तैयारी होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं हमारा प्राइमरी लेवल से, तो हमें 6th क्लास से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। जिस स्ट्रीम में बच्चा जाना चाहता है, जैसे हम बात कर रहे हैं जेईई की, तो बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस बताना, इसकी तैयारी के बारे में बताना और किस विषय को लेकर हम जेईई में अपियर हो सकते हैं, उस विषय में इसी स्टेज पे से हम लोगों को बताना पड़ता है, हम बताते हैं। यहीं से बच्चे के बेसिक कंसेप्ट तैयार होते हैं और उसी से आगे जाकर जब वो हायर क्लासेस में पहुंचता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हायर क्लासेस में जो सुनने को मिलती है कि इनके बेसिक क्लियर नहीं है, मैथ से डर लग रहा है, अब इस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी कई ज़्यादा जो बातें वहाँ पर आके खड़ी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम शुरू से ही बच्चों को उस तरीके से तैयार करें, उसके बारे में पूरी जानकारी बताएं, और तो यहाँ आकर के ये जो है परेशानी नहीं आएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि मैथमेटिक्स में हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है तो बच्चों को अलग से कुछ बताना है। वो कैसे बताना है? वो इस तरीके से कि जहाँ 10,000 की भीड़ लग रही है वहाँ 1,000 बच्चा है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? नो डाउट इसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी है। आज कई एक सर्विस में पोस्ट केवल मैथमेटिक्स वालों के लिए रिजर्व है, जैसे एयरफोर्स में पायलट की पोस्ट मैथमेटिक्स के लिए है। एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा, रेलवे में जो गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, स्टेशन मास्टर हैं, ये पोस्ट भी मैथमेटिक्स वालों के लिए रिजर्व है। ये क्यों है? क्योंकि एक रेलवे के लिए कि मैंने बताया कि भाई यह तो आगे मुझे बताना भी पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या बात है कि केवल इसमें मैथ्स वाले ही जा सकते हैं। मैथ्स वाले इसलिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो आउटर पे जो सिग्नल होते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है, उसको रिकॉग्नाइज करना कि 30 डिग्री पे आएगा तो क्या संकेत मिलेगा, 60 पे आना है तो क्या होगा, 90 डिग्री पे आएगा तो क्या होगा। इसका कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है वो उसके इंडिकेटर को समझेंगे, संकेत को समझेंगे कि किस समय यहां से गाड़ी ट्रेन जो है आगे बढ़ानी है, किस जगह हमें रोकना है, या एंगल के हिसाब से किस तरीके से हमें डायरेक्ट उसको तैयार करना है। तो इस तरीके से हम बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं महू बिलोंग करता हूं, महू में आफ्टर 12th मैथमेटिक्स वालों के लिए स्पेशल डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसमें कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक परसेंटेज बेसिस पे वो कॉल करते हैं। लाइक 70% यदि बच्चे का परसेंटेज है, वहाँ उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन मैक्सिमम पर जाकर कि भाई उनका 80 वाले हैं, 85% वाले हैं, उन बच्चों को वो डायरेक्ट मेडिकल के लिए कॉल करते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम से बच जाएंगे। तो इस तरीके की कई चीजें सही कहा आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये छात्रों को समझना भी, पेरेंट्स को समझना भी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात हो रही है तो बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? जी मैडम। सर, शिक्षा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं इस खास प्रोग्राम के जरिए। बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई बंसल ग्रुप को। सालों साल से एक सच्ची समाज सेवा बंसल ग्रुप कर रहा है, और इसके बंसल ग्रुप के जो विद्यार्थी केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आपके कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं।
कई एक मेरे नॉलेज में ही है, मेरे परिवार से भी हैं। मेरा भतीजा खुद इटली में है, बंसल चैनल से ही पढ़ा हुआ है। मेरा जो है एक बेटा अभी भी जो है बंसल चैनल में, भतीजा वो भी बंसल कॉलेज के अंदर है, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे कई एक विद्यार्थी हैं जो वहाँ से शिक्षा लेकर पूरे देश प्रदेश और विदेशों में बंसल चैनल का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक बंसल कॉलेज के लिए, बंसल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। दूसरा, आप लोगों की अप्रोच बहुत अच्छी है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमेशा अवेयर रहना, बच्चों को अटेंड करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, और जो नई नई चीज़ें आई हैं, चाहे टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या फिर और कोई सब्जेक्ट से संबंधित हो, बंसल ग्रुप ये चीज़ें सोसाइटी में बहुत जल्दी पहुंचाता है। लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, उस विषय में बताकर उन्हें जागरूक करना। तो बंसल चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसा योग्य है। सर, बतौर एक प्रिंसिपल आपके अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। सर, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आपका काफ़ी ज़्यादा अनुभव रहा है, कई छात्रों से आप मिलते हैं, पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए सबसे पहली चीज़ तो किसी भी सफलता के लिए मेहनत सबसे पहली चीज़ है। बिगर मेहनत के कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। तो उसके लिए बच्चों को पहले से ही तैयार करना, शॉर्टकट कभी भी नहीं जाना है। जो उद्देश्य है उसको पहले से तय करना है। कई एक पेरेंट्स होते हैं, मैं अपने कैरियर का एक एग्जांपल यदि आपके पास टाइम है तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि यूकेजी में एक बच्चा आर्मी के जो है ऑफिसर के वाइफ बच्चे को छोड़ने आती थी। वो लड़की थी और मैंने कई बार उसको ऑब्जर्व करा कि उस बच्ची की चाल ढाल, उसका बैग लेकर चलने का तरीका बहुत ही अलग नज़र आता था। सहसा एक दिन मैंने उनकी मम्मी से बुलाकर पूछा कि मैडम, ये बच्ची को आप यहाँ तक छोड़ने आते हैं और ये जिस तरीके से चलती है, जिस तरीके से मतलब इनके जो एटीट्यूड है या जो बिहेवियर है, सो डिफरेंट। तो उन्होंने ये मेरे को बात बोली कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं मेरी बच्ची को मिस इंडिया तक में लेके जाऊं, मिस वर्ल्ड तक में लेके जाऊं। तो जो चीज़ें उसके लिए आवश्यक हैं मैं यहीं से उसको सिखा रही हूं। तो पेरेंट्स को और बच्चों को मेरा यही कहना है कि शुरू से हमें मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और एक स्थिति के बाद आने पर जहां समझ आ जाए वहां उनके लाइफ को जो उनका ड्रीम है, जो बनना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे। बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है छात्रों के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने गाइड किया है, जो टिप्स बताए हैं, उससे छात्रों के कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए और तमाम टिप्स और करियर का जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।